हेलो एंड वेलकम टू डी स्टडी। साइंस की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स को। और फिजिक्स की पिछली क्लास में हमने समझा था पेंडुलम को। पेंडुलम की क्लास 1 और क्लास 2 हमने देखी थी। क्लास 1 और क्लास 2 दोनों ही प्रीवियस ईयर पर आधारित एग्ज़ाम बेस पर आधारित क्लासेस थी, जिसमें हमने उसके कुछ एग्जाम्पल और साथ ही साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल सवालों पर भी चर्चा की थी। आज की हमारी क्लास है गुरुत्वाकर्षण बल पर, जिसे हम ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम कुछ पॉइंट लिखेंगे और इन्हीं पॉइंट के आधार पर हम इसको समझेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में जो पहला पॉइंट है वह है कि एक कमजोर बल है। यह एक कमजोर बल है। कमजोर बल क्यों है? इसका कारण है, कमजोर बल होने का कारण यह है कि कोई भी बल जब अपनी अधिकतम रेंज पर काम करता है या रेंज उसकी मैक्सिमम रहती है, तो वह जो बल है उसकी पावर है वह कम हो जाती है। ठीक है। तो बल का रेंज के साथ संबंध जो है वो कुछ इस प्रकार है कि जब भी किसी भी बल की रेंज बढ़ जाती है तो उसकी जो पावर है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और अगर किसी बल की रेंज कम होती है, इसका मतलब ये है कि उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल में जो रेंज होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए इसकी पावर कम होती है। अब रेंज अधिक होती है का मतलब क्या है? यहाँ पर हम यह देखेंगे कि जैसे सन है और सन से लेकर के अर्थ तक की जो दूरी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और अगर इसकी एक एवरेज वैल्यू की बात करें तो लगभग 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर आता है। 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर आता है। तो सन से लेकर के अर्थ के बीच की दूरी अपने आप में बहुत ज़्यादा हो गई है, और अपने आप में ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो इसकी रेंज हो जाती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब रेंज ज़्यादा हो जाने के बाद में भी जो सन है वह अर्थ पर अपना फोर्स लगा रहा है, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करवा रहा है। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया वह एक कमजोर बल जरूर है, लेकिन रेंज में बहुत ज़्यादा है। रेंज का मतलब होता है अधिक दूरी तय कर पाना। ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें तो दूसरे प्रकार का, अगर यहाँ पर पॉइंट की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल में दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि यह एक नॉन कॉन्टेक्टिव फोर्स है। नॉन कॉन्टेक्टिव फोर्स है। नॉन कॉन्टेक्टिव फोर्स जिसे हम संरक्षी बल भी बोल देते हैं। ठीक है। अब नॉन कॉन्टेक्टिव फोर्स का मतलब ये हुआ कि इसको लगाने के लिए आपको किसी प्रकार के मार्ग की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको किसी प्रकार के कनेक्शन की आवश्यकता है। यानी कि आप अगर किसी वस्तु से संपर्क में रहें या ना रहें, जैसे यहाँ पर अर्थ है, अर्थ सन के संपर्क में नहीं है, ना ही इनका कोई मार्ग है, लेकिन फिर भी सन अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह एक नॉन कॉन्टेक्टिव फोर्स है, अर्थात इसमें किसी प्रकार के कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट यह एक आकर्षण का बल है, अर्थात इसी बल के द्वारा या इसी बल से कोई वस्तु इस दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण का बल लगता है। जैसे मान लीजिए कि जो अर्थ है, अगर अर्थ पर व्यक्ति चल पा रहा है या खड़ा है तो यहाँ पर जो आकर्षण है इसी के कारण तो ये चल पा रहा है। ठीक है। तो अर्थ ने उस व्यक्ति पर या अर्थ पर उपस्थित सभी वस्तुओं पर अर्थ एक फोर्स लगाती है जिसे आकर्षण का फोर्स कहते हैं, और इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा गया है। कुल मिलाकर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। ठीक है। इसी के संदर्भ में एक व्यक्ति हुए जिन्हें बोला गया न्यूटन, और न्यूटन ने एक नियम दिया जिसे बोला गया न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, अर्थात इसको बोल देंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है। इस नियम में न्यूटन क्या कहता है? इस नियम में न्यूटन के हिसाब से ब्रह्मांड में उपस्थित दो वस्तुएं, जैसे हमने माना यहाँ पर कोई वस्तु हमारे पास m1 है, वहीं पर दूसरी वस्तु हमारे पास m2 है। m1 और m2 के बीच में लगने वाला जो आकर्षण का बल रहेगा या प्रतिकर्षण का बल रहेगा, ठीक है, m1 और m2 के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो f अनुक्रमानुपाती रहेगा किसके? m1 और m2 के।
तो m1 इंटू m2 तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर दूसरा हमारा रिलेशन बन गया f इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आया समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, क्या बोला, न्यूटन के हिसाब से ब्रह्मांड में उपस्थित दो वस्तुएं m1 और m2, इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जैसे F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा जो सेकंड रिलेशन है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बता रहा है। ठीक है, अगर इसको आगे सॉल्व करें या इन दोनों को जोड़ दें, हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण 1 एंड समीकरण 2 का आपसी संबंध अगर दिखाएं तो यहाँ पर आपसी संबंध बनता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रिलेशन हमारे पास आया है ये एक ओरिजिनल रिलेशन है। ये आपको बताता है कि m1 और m2 के बीच में लगने वाला बल उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर इसको आगे और सॉल्व करें इस डेरिवेशन को, वैसे तो हमारा डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर इस डेरिवेशन में एक चीज़ और रह गई है जो है यह साइन। इस साइन को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का साइन, और जब ये साइन हटता है तभी कोई रिलेशन कंप्लीट हो पाता है। और इसे हटाने के लिए आपको किसी न किसी प्रकार के एक ग्रेविटेशनल, जैसे यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी घटक के कांस्टेंट को अगर आप यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर जो अनुक्रमानुपाती का साइन है ये हट जाता है। ठीक है, तो आपको इसे हटाना पड़ेगा। तो इसे हटाने के लिए लिखेंगे हम F इज इक्वल टू, जैसे ये हट के इज इक्वल आ गया अर्थात बराबर का साइन आ गया, और जब बराबर का साइन आया तो अपने साथ एक कांस्टेंट लेके आया जिसे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल लेटर G बोला। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल फार्मूला है या ओरिजिनल रिलेशन है यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। ठीक है, अब G क्या है, तो G यहाँ पर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, और यह एक अदिश राशि है। यह अदिश राशि क्यों है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में यह कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, और अदिश राशि कभी भी ब्रह्मांड में चेंज नहीं होती है, चाहे आप इसे कहीं पर भी लेके चले जाएं। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें दी थी हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें दिया सर हेनरी कैवेंडिश द्वारा इसे दिया गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है, या G इज इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और जब भी यहाँ से सवाल आएगा तो आपको केवल इस यूनिट में उलझा के रखेगा, इसलिए ज़्यादा बेटर हो कि आप इस यूनिट पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, इसी यूनिट के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और पिछले साल RRB ग्रुप D 2018 के एग्ज़ाम में इसको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कम से कम इसी सवाल को 5 से लेकर के 6 बार इस सवाल को पूछा गया है, और ज़्यादातर इन्होंने बेस बनाया था इस यूनिट को। ठीक है, यह जो मैग्नीट्यूड है ये तो लगभग सेम रहेगा, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि इस यूनिट से वह खिलवाड़ करेगा। ठीक है, तो इस बार आपको इस वैल्यू को भी याद रखना है और इस यूनिट को भी याद रखना है। तो G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो G की वैल्यू है वह अपने आप में एक अदिश राशि है, क्योंकि ब्रह्मांड में यह कहीं भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा फोर्स आता है जिसको हम कहते हैं गुरुत्व बल, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, और ग्रेविटी क्या होती है, जैसे हमने अभी देखा कि m1 और m2 दो वस्तुएं थी। अब m1 और m2 नाम की दो वस्तुओं में से यदि एक वस्तु पृथ्वी हो जाए
एक वस्तु पृथ्वी हो जाए, या इसी को हम बोलते हैं अर्थ, जैसे एक वस्तु इन दोनों वस्तुओं में से पृथ्वी हो जाए तो उन दोनों के बीच जो लगने वाला बल था उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं गुरुत्व बल। ठीक है, इसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं में से, किन्हीं दो वस्तुओं में से एक अर्थ हो जाए, एक पृथ्वी हो जाए, तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं, तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि ब्रह्मांड में जो दो उपस्थित वस्तुएं थी, जो न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ में थी, सार्वत्रिक नियम में थी, उसके हिसाब से यदि एक वस्तु पृथ्वी हो जाए तो लगने वाला जो बल रहेगा वह गुरुत्व बल कहलाएगा। और गुरुत्व बल एक सदिश राशि है, गुरुत्व बल एक सदिश राशि है। ठीक है, और सदिश राशि इसलिए है क्योंकि गुरुत्व बल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर जी से, और स्मॉल लेटर जो जी होता है ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वह पृथ्वी के हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है। ठीक है, पृथ्वी के हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है। इसकी वैल्यू कितनी क्या होती है ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुत्व बल में से यदि एक वस्तु पृथ्वी हो जाए तो उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व बल को हम समझेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जरिए। ठीक है, तो हेडिंग है हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण? जैसे हमें पता था त्वरण, त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, अब वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती थी, त्वरण कहलाती थी। ये हमने पिछली कुछ क्लासेस में समझा था। ठीक है, अब त्वरण तभी उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई होता है। तो जब भी किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई होगा तो वह त्वरण को उत्पन्न करेगी। और त्वरण मतलब क्या होता है, वेग को बढ़ाना या वेग को घटाना समय के साथ। ठीक है, इसीलिए हम इसको त्वरण बोल रहे थे। अब गुरुत्वीय त्वरण का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु पर गुरुत्व बल लगना, किसी भी वस्तु पर गुरुत्व बल लगना और गुरुत्व बल के कारण एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। ठीक है, उसी को बोला गया गुरुत्वीय त्वरण। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जैसे ये अर्थ है, अर्थ है और अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी है। अब कोई वस्तु को हम ऑब्जेक्ट ओ को यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर छोड़ दें या फेंक दें तो धीरे धीरे जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के नज़दीक आती जाएगी वैसे वैसे इसका वेग बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, हाइट कम होने से मतलब ये है कि जैसे जैसे कोई वस्तु पृथ्वी के नज़दीक आती है वैसे वैसे उसका गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व बल में बढ़ोतरी होती है। और जब बढ़ोतरी होती है तो अर्थ उसे उतनी ही स्पीड से अपनी ओर खींचना चालू करती है। हर पॉइंट पर वस्तु का वेग बढ़ता ही जाता है। तो जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के नज़दीक आती है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाता है। ठीक है, और यह किसके कारण होता है, यह होता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो गुरुत्वीय त्वरण हमको समझ में आ गया। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण वस्तु किसी जैसे अर्थ है, पृथ्वी का ऐसा गुण, पृथ्वी का ऐसा गुण जिससे जिससे पास आती हुई वस्तु का वेग, पास आती हुई वस्तु का वेग बढ़ जाए उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, हर ग्रह की यह अपनी अपनी अलग अलग होती है। जैसे हम अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू होती है स्मॉल लेटर जी इज इक्वल टू, यह होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक सेकेंड ऊपर से नीचे आती हुई वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, 9.8 से बढ़ जाएगा। जैसे मान लिए इसको एक न्यूमेरिकल से हम समझें कि यह हमारे पास अर्थ है और कोई वस्तु हमारे यानी कि अर्थ के 4 सेकेंड ऊपर है। समझने के लिए हम 4 सेकेंड मान रहे हैं कि 4 सेकेंड दूरी पर हमसे वो उपस्थित है और इस वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ दिया गया है। ठीक है, इस वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ दिया गया है। मुक्त रूप से छोड़ने का मतलब ये है कि इस पर किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, इसे बस हाथ में रखा और उंगलियों से छोड़ दिया है एक रिलीफ रूप से, यानी कि इसको हम मुक्त रूप से छोड़ दिए हैं। अब मुक्त रूप से जब छोड़ेंगे तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर बढ़ती जाएगी
और कितने से बढ़ जाएगी, यह बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी 9.8 से। जैसे मान लीजिए कि 4 सेकंड पहले इसका जो वेग था वो 0 मीटर पर सेकंड था, क्योंकि यहाँ से वह चलना स्टार्ट हुई। तो जब पहला सेकंड वह कंप्लीट कर लेगा तो पहले सेकंड मान लीजिए कि यहाँ पर हुआ तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। भाई अगर दूसरा सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो कितना हो जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2। तीसरा सेकंड मान लीजिए यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है तो 9.8 इंटू 3, और एंड पॉइंट पर यानी कि जब अर्थ से चिपकने वाला रहेगा तब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पर उस वस्तु का अंतिम रूप से वेग कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू 4। ठीक है, कुल मिलाकर हमें यहाँ पर एक बात समझ में आई है कि जब भी वस्तु पृथ्वी के नजदीक आती जाती है, जब भी वस्तु पृथ्वी के नजदीक आती जाती है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वह वस्तु के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, और इसे निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला रहता है जिसे हम कहते हैं G इज इक्वल टू कैपिटल लेटर G m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की काउंटिंग या गणना कर सकते हैं, जहाँ पर G की वैल्यू कितनी होती है, G की वैल्यू 6.67 जो अभी हमने बताई, इंटू 10-11। ए मतलब क्या हो गया, अर्थ का मास हो गया, और अर्थ का मास कितना होता है 5.972 इंटू 10⁻24 kg किलोग्राम, इतना मास होता है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, आर से, तो आर दिखाता है आपको रेंज, सॉरी आर दिखाता है आपको रेडियस, और रेडियस किसकी, अर्थ की, और अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब आप इस फॉर्मूले में पुट करते हो, इन सारी वैल्यूज़ को आप इसमें पुट करते हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दी, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम की वैल्यू रखी आपने, और एम की वैल्यू रखी आपने 5.972 इंटू 10⁻24 अपॉन, जब इसको आपने सॉल्व किया अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 6400 किलोमीटर है, तो 6400 इंटू 6400। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो G की जो वैल्यू रहेगी वो बाहर निकल के आएगी, G इज इक्वल टू 9.8। ठीक है, और इसी को हम एक यूनिट दे देंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड इसलिए दिया है क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम त्वरण निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि जो स्मॉल लेटर G है इसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, और यह वस्तु को पृथ्वी की ओर ज़्यादा से ज़्यादा वेग प्रदान करके अपनी ओर खींचती है। ठीक है, आइए देखते हैं अलग अलग ग्रहों पर इस स्मॉल लेटर G की वैल्यू को, अर्थात ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम देखेंगे अलग अलग ग्रहों पर। ठीक है, जैसे पहले नंबर पे हम ले रहे हैं, इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं हम। पहले नंबर पर है अर्थ, अर्थात पृथ्वी, वो पृथ्वी पर एक स्मॉल लेटर G की वैल्यू होती है, अर्थात ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे नंबर पर हम ले रहे हैं मून, अर्थात चंद्रमा, वो चंद्रमा पर इसकी वैल्यू होती है 9.8 बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा हम ले रहे हैं सूर्य, वो सूर्य पर इसकी वैल्यू होती है 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू अपने आप में यह बता रही है कि सूर्य पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। अगर इन तीनों के रेशो की बात करें तो इन तीनों का रेशो हम देखेंगे, जैसे अर्थ अनुपात मून अनुपात सन। ठीक है, अर्थ को अगर हम 1 माने तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून पर हमें 1/6 माननी पड़ेगी। वहीं अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य पर हमें 27 माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर अर्थ, मून तथा सन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हमारे पास एक रेशो आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य पर पृथ्वी से 27 गुना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई है। ठीक है, या उसके पास इतना गुना 27 गुना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। वहीं अगर चौथे नंबर पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पर है बुध, और बुध पर इसकी वैल्यू होती है 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पांचवें नंबर पर है मंगल, मंगल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
वही बात करें बृहस्पति, तो बृहस्पति पर इसकी वैल्यू है, बृहस्पति पर इसकी वैल्यू है 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं अगर शनि की बात करें 7वें नंबर पे शनि, और शनि की बात करें तो शनि पर है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार हम विभिन्न ग्रहों पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हर ग्रह पर अपनी अपनी पावर के हिसाब से अलग अलग होती है। ठीक है, इसी में एक चेंजेस होते हैं जो अर्थ के रेस्पेक्ट में रहते हैं। जब आपसे बोला जाएगा कि अर्थ पर यदि ऊपर से नीचे जाया जाए या पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाया जाए तो इसके मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसके रिलेशन को। जैसे हमारे पास एक हेडिंग रहेगी जिसे हम बोलेंगे पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में गुरुत्वीय त्वरण की या गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव, गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव। ठीक है, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर, सतह से ऊपर जाने पर, तो इसकी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से इसमें चेंजेस होते हैं। तो उन कंडीशन को हम लिखेंगे। इसकी कुछ कंडीशंस, कंडीशंस में आपका पहला बेस रहेगा सतह से ऊपर जाने पर, सतह से ऊपर जाने पर। ठीक है, दूसरा सतह के करीब आने पर या पास आने पर, सतह के करीब आने पर। तीसरी कंडीशन आपकी रहेगी सतह के भीतर जाने पर। चौथी रहेगी पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर। पांचवी है पोल्स पर, अर्थात ध्रुवों पर, ध्रुवों पर। ठीक है, तो सतह से जब ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जी की वैल्यू कम होती जाती है। वहीं अगर सतह के करीब आते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ जाती है। सतह के अब भीतर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाती है। पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू 0 होती है और ध्रुवों पर पृथ्वी पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पृथ्वी पर कहाँ पर पाई जाती है, तो आंसर हो जाता है ये पाई जाती है ध्रुवों पर। ठीक है, जैसे अगर इसको हम एक ग्राफ के जरिए समझे, एक डायग्राम के जरिए समझे, तो जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ की सतह से आप अगर ऊंचाई पर जा रहे हो, हाइट पर जा रहे हो, तो हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। वहीं अगर आप इसके नज़दीक आ रहे हो तो जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर पृथ्वी के दो पोल हैं, एक बोलते हैं हम नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है दोनों जगहों पर। ठीक है, तो सार्वत्रिक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है पोल्स पर। ठीक है, जब आप इसके अंदर जाते हो, ठीक है, सेंटर की ओर, तब यहाँ पर जी की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, जी की वैल्यू कम होती जाती है और सेंटर पर यानी कि यहाँ पर जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो कुछ 4-5 कंडीशन है जो आपको याद रखनी है और इसी के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पृथ्वी की सतह पर मिनिमम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पाया जाता है, तो यह आंसर होता है विषुवत रेखा पर, अर्थात 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पर। इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा। आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, तो मैक्सिमम पोल्स पर पाया जाता है। पोल्स दोनों हो सकते हैं, नॉर्थ पोल भी हो सकता है और साउथ पोल भी हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब हाइट बढ़ती है तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। और पृथ्वी के नज़दीक आते हैं तब क्या होगा, तो नज़दीक आएंगे तो हाइट कम होगी और हाइट जब कम होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि जी की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, तो ये होती है केंद्र में, अर्थात सेंटर पर। तो सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वह 0 होती है। ठीक है, आगे हम इसके और भी कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए आगे हम देख रहे हैं द्रव्यमान और भार में अंतर, अर्थात द्रव्यमान और भार दोनों क्या क्या होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान और भार
यहाँ पर जो द्रव्यमान है अर्थात मास है, मास होता है किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा। किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। वहीं अगर हम बात करें भार की, तो भार के साथ संबंध है द्रव्यमान का, और जब द्रव्यमान का संबंध आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कर दें तो यहाँ पर जो भार है वह निकल के सामने आता है। ठीक है, अब मास जो है इसकी जो यूनिट होती है, द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। ठीक है, और द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। यह चाहे आप ब्रह्मांड में किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर लेके जाएंगे तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके आधार पर हम कुछ सवालों को भी देखेंगे। पहले हम देखेंगे इनकी डेफिनेशन और इनके कुछ ओवरव्यू को कि ये होते क्या हैं, किस प्रकार से काम करते हैं और इनके चेंजेस में कैसे कैसी शर्तें अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो जो मास होता है वो पदार्थ की कुल मात्रा होती है, और पदार्थ की जब कुल मात्रा कहते हैं तो हम कहते हैं द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बॉक्स है और इस बॉक्स में 1 किलोग्राम कुछ भी पदार्थ रखा हुआ है, कुछ भी। ठीक है, अब आप इसे उठाकर लेके चले गए कहाँ पर, मून पर। तो आपको ये बताना रहेगा कि इस 1 किलोग्राम के मास को जब आप मून पर लेके गए अर्थ से आप मून पर लेके गए, तो यहाँ पर जो इसका मास है वो कितना हो जाएगा, क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा या उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे मास बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि मास बराबर होता है पदार्थ की कुल मात्रा, और यह मास कभी भी चेंज नहीं होता है चाहे आप ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर लेके चले जाएं। तो अर्थ पर 1 किलोग्राम मास की किसी वस्तु को मून पर लेके गए तो मास ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। क्यों? क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कि यहाँ पर मास कभी चेंज नहीं होता है, तो मास उतना का उतना ही रहेगा, अर्थात नो चेंज होगा। ठीक है, इसलिए मास एक सदिश नहीं जबकि एक अदिश राशि होती है, और अदिश राशि कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, और इसी मास के साथ यदि आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आपको भार मिल जाता है, और भार एक प्रकार का बल होता है, और बल एक सदिश राशि होती है। भार बल क्यों है? क्योंकि बल का फार्मूला क्या होता है, देखिए बल का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ पर जो ए है वो आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है, ये एक्सेलरेशन दिखाता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई अगर आप मास में कर दें तो आपको मिलता है फोर्स। यही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, जो मास है इसका मल्टीप्लाई हम एक्सेलरेशन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह हम यूज़ कर रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई अगर आप द्रव्यमान में कर रहे हैं तो उस वस्तु का आपको भार मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, 10 किलोग्राम की वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो आपको बताना है कि इसका भार कितना होगा, इसका वेट कितना होगा। ठीक है, तो भार निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, और भार का फार्मूला होता है द्रव्यमान द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी है, तो हमको पता है कि अर्थ पर गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम कैलकुलेशन के बेस पर थोड़ा सा इक्वल मान रहे हैं किसके, 10 के। ठीक है, इसको राउंड फिगर में हमने मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब भार निकालना है, वस्तु का द्रव्यमान आपको पता है कितना, 10 किलोग्राम की वस्तु है और भार पूछा है, तो 10 किलोग्राम वस्तु है मतलब द्रव्यमान कितना हो गया, 10 किलोग्राम, और गुरुत्वीय त्वरण कितनी हो गई, 10 हो गई, तो भार कितना हो जाएगा यहाँ पर, भार हो जाएगा 100 न्यूटन। क्यों? अब न्यूटन क्यों बोला यहाँ पर, क्योंकि भार एक प्रकार का क्या है, बल है, और बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इसलिए यहाँ पर जो भार होगा उसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट भी न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये कि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये कि जो भार है वो एक प्रकार का बल है, और भार एक प्रकार की सदिश राशि है, और राशि अगर सदिश है तो यह चेंज हो जाता है, तो भार चेंज हो सकता है। ठीक है, इसको हम कुछ सवालों के जरिए देखेंगे कि किस प्रकार से ये चेंज होगा। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं एक सवाल के जरिए।
जैसे आपके पास एक कंडीशन है, और कंडीशन में ये कहा गया कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया गया, तो चंद्रमा पर इसका मास कितना होगा, चंद्रमा पर इसका मास कितना होगा। ठीक है, सवाल कहता है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को आपने कहाँ पर लेके गए, मून पर लेके गए, तो मास यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक रेशो बताया हमने अभी पीछे कि जो अर्थ, मून और जो सन है, इनके बीच का जो रेशो होता है वो 1:1/6:27 होता है। तो यही होता है गुरुत्वाकर्षण बल का जो पावर का रेशो है वह अर्थ, मून और सन पर, और इसी के जरिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पावर भी यही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब जी की वैल्यू लेंगे तो जी की वैल्यू अर्थ पर कितने लेंगे, हम अर्थ पर लेंगे हम 9.8 ले लेंगे, और मून पर कितना ले लेंगे, मून पर हम इसकी वैल्यू लेंगे, देखो जो जी ई का मतलब है अर्थ पर, और जी एम का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ पर, मून पर लेंगे हम 9.8/6, क्योंकि ये उसका रेशो होता है। ठीक है, तो यहाँ एक बराबर क्या हो गया, एक बराबर हो गया 9.8। तो 9.8 में एक को हम यहाँ पर एक की जगह 9.8 को रख दिया और बटे में 6 लिख दिया, तो यहाँ पर किसका रेशो मिल जाएगा हमें, मून का मिल जाएगा। तो मून पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है 9.8/6। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम सवाल को देख रहे हैं कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को मून पर ले जाया गया, तो इसका मास कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम, जैसे आप बोलोगे कि इसको हम फार्मूले में रखेंगे, तो यहाँ पर भार का फार्मूला होता है मास इंटू जी, पर लेकिन यहाँ पर तो आपसे मास पूछा है आपसे, यहाँ पर वेट थोड़ी ना पूछा है, भार नहीं पूछा है, और जब भार नहीं पूछा है तो इस पूरे फार्मूले का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 50 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु को आप अगर अर्थ से मून पर लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर उसका मास कभी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 50 किलोग्राम। ठीक है, इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और सवाल ये कहता है कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को मून पर ले जाया गया, और मून पर इसका भार बताना है, मून पर भार कितना होगा। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार अर्थ पर कितना होगा। तो अर्थ पर भार इसका कितना होता है, यहाँ पर 60 किलोग्राम गुणा अर्थ पर हमने 10 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मान लिया, तो अर्थ पर भार कितना हो गया इसका, 600 न्यूटन हो गया। ठीक है, 600 न्यूटन हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरी आ गई कि किसी वस्तु का भार अर्थ पर 600 न्यूटन है। ठीक है, तो इसका भार मून पर कितना होगा, क्योंकि सवाल इनडायरेक्टली आपसे यही पूछा है, 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप मून पर ले जाया जाए, आप मून पर लेके जाएं तो इसका भार कितना होगा। ठीक है, तो भार होगा यहाँ पर अर्थ का 1/6, तो अर्थ का भार कितना हो गया, 600 न्यूटन। तो अर्थ पर इस वस्तु का भार 600 न्यूटन है, और मून पर किसी भी वस्तु का भार अर्थ के भार का 1/6 होता है। ठीक है, इसे हम इजीली रूप से और भी कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है, इसलिए कॉन्सेप्ट पर समझने के लिए इतना लंबा करना पड़ रहा है, नहीं तो ये एक लाइन में ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मून पर अर्थ के भार का 1/6 होता है। अब अर्थ का भार कितना होगा यहाँ पर, या अर्थ पर इस वस्तु का भार हो गया 600 न्यूटन, इंटू अर्थ का 1/6 मून पर होता है, तो यहाँ पर 1/6 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, तो 60 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार मून पर कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। अब इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो भार में चेंज हुआ है वो किसका कारण हुआ है, वह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण हुआ है। कुल मिलाकर किसी ग्रह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा उस वस्तु पर भार उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा तो भार कम होगा। इसलिए हमने देखा कि अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भार मून की अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए मून पर भार ज़्यादा है, और चंद्रमा पर कम है, इसलिए भार भी कम है। ठीक है, आगे की क्लास में इसके हम और भी कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, इसके और कॉम्प्लिकेटेड सवालों पर देखेंगे, और इसको करने के तरीके हम बताएंगे कि कैसे हम इसके शॉर्ट तरीके को हम देख सकते हैं। तो ये तो आपके लिए आज का बेसिक था। कल हम इसके एडवांस सवाल देखेंगे, जहाँ पर हम इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म में सवालों को सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ
जब भी आपको ये जो फिजिक्स है ये आपको कंप्लीट यहाँ पर कराई जा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर अब फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायो पर भी हम फोकस करने वाले हैं। बहुत ही जल्द हमारी साइंस की 1000 सवालों की एक सीरीज आ रही है, क्वेश्चन सीरीज आ रही है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, और आने वाले जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं इसी में ये सब सारे के सारे सवाल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।